The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। तो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 8। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, जैसे भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से ले लेनी है, ठीक है, ताकि आज के बाद आपको डायपोल मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्यारे बच्चे लोग, आपके दिमाग में जब डायपोल मोमेंट आता है तो आपके दिमाग में पता है क्या आता होगा। आपके दिमाग में आता होगा बेंजीन वाले स्ट्रक्चर, ऑर्थोमेटा पैराक्लोरोबेंजीन आता होगा। डायपोल मोमेंट के नाम पे आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाता होगा, अंडर रूट μ1 स्क्वायर μ2 प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 इंटू कॉस थीटा। इस टाइप के फॉर्मूले आते होंगे जो आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ रखे हैं। नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ रखा है तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है हमेशा से कि भाई हम उन चीज़ों पर डिस्कस करें जो आपके CSIR IIT JAM लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम आपको 11th 12th पढ़ाने की कोई शौक नहीं रखता मैं आपको, ना ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे लोग। हम अभी जस्ट बात करेंगे एक डायपोल मोमेंट की, और डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे आयनिक कैरेक्टर को, ठीक है। हम पहले बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे आयनिक कैरेक्टर को। प्यारे बच्चे लोग, डायपोल मोमेंट है क्या? तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर अमाउंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट क्या है? तो डायपोल मोमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है, ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है चार्ज और लेंथ का। कौन सा चार्ज, कौन सा लेंथ? तो कोई बॉन्ड है आपके पास A B, ठीक है। इन A और B के बीच में अगर आपको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इसको कोई चार्ज आ रहा होगा। तो जो डायपोल मोमेंट है वो यही है, ठीक है। क्या हो गया आपको? इसके बीच का जो चार्ज है और इसके बीच का जो लेंथ है, इन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? वो आपको डायपोल मोमेंट होता है। अब आपको समझना होगा कि अगर आपको डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट की बात हम जिस चार्ज किसकी बात की, हम तो एक इलेक्ट्रॉन खींच के इधर से इधर कर रहे हैं, तो चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन किया होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 क्या कूलम। ये ऐसा यूनिट है, लेकिन इसी को ESU में लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, तो हमारे पास हो जाता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 क्या ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, लेंथ हम लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। लेंथ कितना लेते हैं हम? 1 एंगस्ट्रॉम लेते हैं। अगर 1 एंगस्ट्रॉम लेते हैं हम लोग, तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितना होता है आपको? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर भी होता है, मीटर से मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास अब जो आने वाला है उसमें इन्हीं दोनों की जरूरत है बच्चे लोग। किसकी जरूरत है भाई? तो हम जो बात करने वाले हैं डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज इंटू लेंथ। तो चार्ज कितना हो गया? देखिए, 4 इंटू 8 10⁻⁻10 ESU, और लेंथ कितना हो गया? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाता है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आ गया आपको? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये डायपोल मोमेंट का वैल्यू आ गया एक बॉन्ड के बीच, अगर 1 एंगस्ट्रॉम का लेंथ हो तो, ठीक है। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो वो चेंज हो जाएगा। मैंने आपको 1 एंगस्ट्रॉम के बिहाफ पे दिखाया। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे लोग, इसमें होता ये है कि यहाँ पर एक ऐसा यूनिट होती है डिवाई, DEBY, डिवाई। 1 डिवाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको ओनली 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। कि 1 डिवाई का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो हो गया, ये कितना हो गया? 4.8 डिवाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितना हो गया? 4.8 डिवाई हो गया। तो 1 डिवाई का फॉर्मूला जो हो गया 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। आप पहले इस बात को एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। मैंने बोला कि आपके पास एक बॉन्ड है A से B, ठीक है, लेंथ L है, और इनके बीच ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज क्या होगा? Q होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻18 कूलम। 1.6 10⁻⁻18 कूलम को कन्वर्ट करोगे तो 4.8 10⁻10 ESU आ जाएगा। लेंथ हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻8 सेंटीमीटर हुआ। तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया Q इंटू L, ठीक है। हमने क्या किया? Q लिया ये वाला, देखो ये Q लिया इसको ESU, और लेंथ लिया हमने ये वाला, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास आ गया 4.8 10⁻18 ESU सेंटीमीटर।
आपको पता होगा या नहीं पता जान जाइए, 1 डिवाइस इक्वल टू 10⁻18 ESC होता है। ESC सेंटीमीटर का मतलब ये जो वैल्यू थे वो कितना था, 4.8 डिवाइस था। आगे बात समझ में। तो डायपोल मोमेंट को एग्जैक्टली निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है। अभी बच्चे लोग प्लीज वो मत सोचो कि सर आप जो है ना वो बॉन्ड बना के दिखाओ, बॉन्ड एंगल ऐसे। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है यूपी पीजीटी क्रैश कोर्स ओनली 1100 रुपीज़ में। डियर फ्रेंड्स, 6 मंथ की वैलिडिटी वाले इस बैच में आपको कंप्लीट यूपी पीजीटी का सिलेबस करवाया जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है बैच रोडियम। इस बैच की वैलिडिटी टोटल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है इसकी, यानी इसकी वैलिडिटी कभी भी खत्म नहीं होगी और इसको जो फी है वो 9100 रुपीज़ ओनली है। और ये CSI या नेट JRF एंड गेट के लिए डेडिकेटेड कोर्स है। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा बैच एक्टिनम जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ है और इसकी फ़ी 5100 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये भी एक CSI नेट JRF के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है। इसके अलावा बैच लेंथनम जिसकी फीस 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी 6 मंथ की है। ये बैच शॉर्ट टर्म में आपकी सिलेबस कंप्लीट करने वाला बैच है। इसके अलावा न्यू ऑर्गेनिक लाइव बैच, ये बहुत ही कम फी में ओनली 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाया गया है इस बैच में, जहाँ पर आपको सारे कैरोथर से लेकर क्लैडेन के प्रॉब्लम, साथ में जोफिल के प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान तरीके से इस बैच में करवाए गए हैं। इसकी फ़ी ओनली 1000 रुपीज़ है और ये जो है ये भी एक CSI नेट JRF गेट और बाकी किसी भी एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है CSI नेट JRF 2022-2023 के लिए। इसकी फीस ओनली 1100 रुपीज़ है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे ओनली 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ और इसमें आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको करवाया गया है। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा यूपी पीजीटी के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। इसकी फी 2500 रुपीज़ है और इसकी वैलिडिटी है टिल इंटरव्यू। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता आपको इसके बैच की वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। या किसी भी पीजीटी या किसी भी डिग्री कॉलेज के लिए ये जो है ये बैच है। इसके अलावा UPHSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए भी कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसकी फी 3100 रुपीज़ है और इसकी जो वैलिडिटी है वो इंटरव्यू तक है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे नोट्स असाइनमेंट्स हैं जो आपको किसी भी बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसमें आपको नोट्स होंगे, असाइनमेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपको जो होंगे क्लास नोट्स होंगे, सारे बुक्स होंगे, वो सभी कुछ आपको साथ में दिया जाएगा। अगर आप इसे अलग से परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओनली 500 रुपीज़ का प्राइस आपको पे करना होगा। जो नंबर हमारा प्रोवाइडेड है 9471280280, इसके फ़ोन पे आप 500 पे करके हमारा पूरा असाइनमेंट आप ले सकते हैं। ये स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप उसके लॉगिन करके आप उसके ये केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करके आप उसके लॉगिन सेक्शन पे जाइए और लॉगिन करके आप उसमें किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। ओके जस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू। ठीक है, चलिए यहाँ आइए। तो आपको ये समझ में आ गया डायपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, 11-12 तरीके से नहीं पढ़ सकते हम लोग इसको। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक कैरेक्टर की। बच्चों लोग एक बात समझिए, जब किसी बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी तो उसमें आयनिक बिहेवियर आएगा ना। उसमें क्या होगा, उसमें आयनिक बिहेवियर आएगा। मान लो कि जैसे ये आप हो, ठीक है, ये जैसे आप हो और कोई खींच रहा है आपको, ठीक है, आपको क्या कर रहा है, कोई खींच रहा है ऐसे एकदम बिल्कुल जोड़ लगाएगा, आपको कोई खींच रहा है तो थोड़ी देर में आप भी कैसे हो जाओगे, आप भी तो ऐसे हो जाओगे ना। ये देखो, मान लो कोई रस्सी से आपको खींच रहा है अगर इधर, तो आप भी तो इधर हो जाओगे। तो यही तो आयनिक कैरेक्टर है, यही तो है आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर अगर ये है आयनिक कैरेक्टर, तो भाई साहब अगर ये आपके पास आयनिक कैरेक्टर, इसका मतलब है कि आयनिक कैरेक्टर का आपको निकालना होगा। आयनिक कैरेक्टर डायपोल मोमेंट पे तो डिपेंड किया। देखो ऐसे तो डायपोल मोमेंट को शो करते हैं ना कि एक साइड शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये तो डायपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो इसका मतलब हमारे पास आयनिक कैरेक्टर निकालना है। आयनिक कैरेक्टर निकालना बच्चे लोग, आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है आयनिक कैरेक्टर का, तो पहला तरीका है आयनिक कैरेक्टर का। आयनिक कैरेक्टर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि आयनिक कैरेक्टर के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा, आपको सबसे पहला मेथड है डायपोल मोमेंट मेथड। ठीक है, आपके पास आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, डायपोल मोमेंट मेथड हो गया। अब डायपोल मोमेंट मेथड का मतलब हो गया कि भाई साहब आपके पास अगर आयनिक कैरेक्टर निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू आपको ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू क्या हो गया आपको 100। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला आ गया म्यू ऑब्जर्व बटा म्यू कैलकुलेटेड, ठीक है, इनटू 100 हो गया। आपको परसेंटेज निकालना है ना, क्या करना है आपको, परसेंटेज निकालना है। आपको देता है कि इन अ बॉन्ड, क्वेश्चन देता है आपको, इन ए बॉन्ड म्यू ऑब्जर्व इज 1.03 डिवाइड, कि कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड में जो म्यू ऑब्जर्व किया गया कितना है, 1.03 डिवाइड है। ठीक है, वाइल क्वेश्चन देख लो, ठीक है, दे रहा है
कि जबकि वाइल द लेंथ इज इक्वल टू दे रहा है 1.37 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो दो बॉन्ड, एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड के बीच में जो लेंथ है वो कितना है 1.37 सेंटीमीटर। देखो 1.37 एंगस्ट्रम है, जबकि उसका ऑब्जर्व दिया हुआ है कितना 1.03 आपको डिवाइड दिया हुआ है। आप बोलोगे ठीक है सर एक बात करते हैं, हमें म्यू ऑब्जर्व तो पता है सर, म्यू हमें क्या निकालना है, म्यू कैलकुलेटेड निकालना है सर, म्यू कैलकुलेटेड निकालना है सर। सबसे पहले 1.37 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, इसका मतलब 1.37 10⁻⁸ क्या हो गया आपको, क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया, आपके पास लेंथ चला आया। ठीक है ना, और आपको भी जस्ट मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपको डिवाई आपको चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको डिवाई में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कैसे बताया कि अगर आपको क्या करना है भाई, म्यू निकालना है आपको, तो ये म्यू और कैलकुलेटेड निकालना, तो ये तो लेंथ है ना, म्यू कैलकुलेटेड निकालना है तो लेंथ था। चलो म्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, तो Q इंटू क्या था L था। अच्छा देखो Q कितना होता है आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻10 क्या ESU होता है, यही बताया था ना मैंने। और लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ हो गया आपको 1.37 10⁻⁻ क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो अब क्या हो गया 4.8 इंटू 1.37, 4.8 इंटू 1.37 आइदर 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। बताओ यही हुआ ना, देखो 10⁻8 10 -8। अच्छा एक काम करें, इस टोटल को 10⁻8 ESU सेंटीमीटर को हटा के हम डायरेक्टली डिवाइड लिख दें। आप बोलोगे तो विद योर परमिशन, बोलोगे बिल्कुल लिख दो सर, एकदम लिखेंगे। तो देखो आपका म्यू जो आ गया, लेकिन ये म्यू कौन सा है बच्चा लोग, तो ये म्यू ऑब्जर्व नहीं है, ये म्यू क्या है कैलकुलेटेड है। और जब आपको ऑब्जर्व भी आ गया, कैलकुलेटेड भी आ गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है म्यू ऑब्जर्व्ड बटा म्यू थ्योरेटिकल इंटू क्या हो गया 100। तो म्यू ऑब्जर्व क्या है भाई आपके पास, तो म्यू ऑब्जर्व है आपके पास, देखो कितना आ गया, वो ऑब्जर्व है 1.03 डिवाइड, कैलकुलेटर कितना है 4.8 इंटू 3 1.37 और इंटू क्या करना 100 कर देना है। ठीक है, कोई ना, देखो 1.03 ये लगभग आ गया 6 के आसपास आ गया, तो ये इंटू 100 ये लगभग आपको 15% के आसपास आ जाता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो वो वाले बच्चे जो लोग उस टाइप के क्वेश्चन बना के आए हैं वो लोग फिर गड़बड़ा जाएंगे, उनको फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, चलिए दूसरा इसका जो मेथड है, दूसरा मेथड सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा था, डायपोल मोमेंट मेथड। दूसरा मेथड है आपको कौन सा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड कौन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेथड। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेथड होगा, यहाँ पर क्या आती है बात, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव मेथड में क्या आएगा भाई, देखो कोई बॉन्ड है हमारे पास AB बॉन्ड है। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो है आपको 16 इंटू चाई A माइनस चाई B और प्लस 2.5। ठीक है, 2.5। चलिए हमने एक मेथड देख लिया, अब दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड देखा जाए तो दूसरे मेथड का नाम है आयनिक कैरेक्टर निकालना, दूसरे मेथड का नाम है आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेथड। ठीक है, दूसरे मेथड का नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेथड। अब चलो दूसरे मेथड का नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिव मेथड। अगर दूसरे मेथड इलेक्ट्रोनिगेटिव मेथड, इसमें क्या हो गया भाई, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो गया 16 इंटू चाई A माइनस चाई B प्लस 3.5 इंटू चाई A माइनस चाई B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया किसका, तो ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। ये लेकिन मेथड कौन सा है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव मेथड है। एग्जांपल आपसे पूछ दिया, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन NF बॉन्ड इन NF3। आपके पास दे दिया NF3, इसमें आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए पूछा, तो भाई साहब इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको एक ही बॉन्ड में निकालना है। आयनिक कैरेक्टर तो एक ही बॉन्ड में होगा, ऐसा तो कि सबको जोड़ देंगे तो कुछ अलग निकल जाएगा। आयनिक कैरेक्टर तो बॉन्ड का ही होता है। चलो तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो 16, आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होती है 3, फ्लोरीन क्या होता है 4, तो क्या हो गया 4 माइनस 3 प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो तो क्या हो गया 16, 4 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 3.5, 4 1 का स्क्वायर 1, तो देखो तो ये कितना हो गया भाई
तो 19.5 हो गया आपको क्या, ये आयनिक कैरेक्टर हो गया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो ये 9.5 जो हो गया परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको किस में निकल गया, तो आपको NF बॉन्ड में आपको यहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि इसमें बच्चों वाला कॉन्सेप्ट क्या था आपको। हाँ देखो, अब समझ लो इसमें कि आपके पास फॉर्मूला क्या क्या था। मेनली आपके पास फॉर्मूला डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है, देखो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मेनली क्या है भाई, आपको पता है μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, अब ये किस केस में आएगा, जहां पर आपको डायपोल मोमेंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑर्डर करना हो। अगर आपको डायपोल मोमेंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा, μ = μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। सपोज करो आपके पास ये है, ठीक है, सपोज करो आपके पास ये रहा CO2, ये रहा आपको CS2, ये रहा SO2, ठीक है, ये रहा SO2। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हैं, BeF2, AlCl3। आप लोग सर ये सब लोग 11th 12th में पढ़ चुके हैं सर, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं पढ़ा नहीं रहा, बस मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि थोड़े अच्छे एग्जांपल किए जा सके। जैसे इस टाइप के एग्जांपल है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इस एग्जांपल को। जरा गौर से देखो, इसमें दो तरह का डायपोल मोमेंट है ना, हर एक मॉलिक्यूल में दो तरह का डायपोल मोमेंट। देखो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, देखो है ना। अरे भाई जिधर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा उधर ही खींचेगा ना, एक इधर एक इधर। देखो इसमें इधर खींच रहा है, 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 इसमें इधर खींच रहा है। देखो इसमें इधर खींच रहा है, इसमें इधर खींच रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अब समझो बात हो कि इसमें आपके पास एक हो गया μ1, दूसरा हो गया μ2। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें तो तीन म्यू आ जाएगा। नहीं, 3 म्यू नहीं आएगा, 2 ही आएगा। रुक जाओ, परेशान मत हो। सबसे पहले तो आप ये बात देख लीजिए भाई, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, सपोज करो इतना तो आपको दिख रहा है कि भाई सर ये इसको कैंसिल कर देगा, खत्म हो जाएगा। सर ये इसको कैंसिल कर देगा, खत्म हो जाएगा। सर ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा है। सर एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि लोन पेयर जिधर रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को उधर ही खींचेगा। तो देखो सल्फर से ऑक्सीजन इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। तो कुछ भी होगा लेकिन जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो इसके बराबर नहीं होगा। आप इसका वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन आप इतना लिख दोगे μ ≠ 0। फिर यहाँ μ = 0 है। देखो यहाँ क्या, इधर कट किया, इधर कट किया, खत्म, μ = 0। अब बोलोगे सर इसमें क्या होगा। सर ये वाला एग्जाम्पल जो है, देखो आप बोलोगे सर इस एग्जाम्पल का क्या किया जाए, ये वाला जो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का क्या किया जाए भाई। तो इसमें करना क्या है, देखो आपको पता है कि 2 खींच के ला रहा है इधर, आपको ये समझना है कि 2 का रिजल्टेड इधर आ गया। अब ये एंगल कितना है 120। अगर ये एंगल कितना है 120, तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर 120 रख दें तो ये म्यू का जो वैल्यू है वो म्यू ही निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, म्यू ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट म्यू होगा 2 म्यू का, वो 120 में क्या होगा वही आ जाएगा। आप देख सकते हो, आपको पता है ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को कि साइन साइन करता है, कॉस साइन नहीं करता है। साइन साइन करता है, साइन करने का क्या मतलब हुआ, कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है उसको बोलते हैं साइन करने। जब सूरज सुबह सुबह नीचे से ऊपर की तरफ उठता है वो साइन करता है। तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया 0, साइन 30 डिग्री क्या हो गया आपको 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया फिर 1/√2, फिर क्या हो गया आपको √3/2 और फिर फाइनली क्या हो गया 1। यही होता है ना साइन वैल्यू। जबकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू यहीं पे आता है 1, यहाँ आता है √3/2, यहाँ आता है 1/√2, फिर यहाँ आता है आपको 1/2 और यहाँ पे क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया, देखो ये तो आपको साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही है ना। लेकिन कॉस 120 कैसे निकाला जाए, ये जो यहाँ पर एंगल है, ठीक है, यहाँ पर कितना एंगल है थीटा, तो थीटा = 120 डिग्री है। अगर एंगल 120 डिग्री है तो आपको पता है कि भाई आपके पास कॉस 120 का वैल्यू निकालना है आपको। अच्छा, कॉस 120 का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, तो कॉस 120 का वैल्यू आपको पता है माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा मतलब 120। अब आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़, ठीक है ना। तो यानी माइनस कॉस 180 माइनस 20 60 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि -1/2। ठीक है, अब चलो आपको पता चला कि कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है -1/2 होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा जो हो गया कॉस 120 -2 हो गया। तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच से जो डायपोल मोमेंट निकला होगा हमें उसका वैल्यू एक बार देख लेना है।
ठीक है, उसका एक बार वैल्यू में देखना, ये सब घटाओ, क्या दिक्कत है। आपको पता चल गया ना कि cos 120 का वैल्यू कितना होता है आपको, -1/2 होता है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर म्यू निकालना है इन दोनों के बीच का। तो जब म्यू निकालोगे तो कितना होगा भाई, एक का मान लो μ1, हालांकि सबका तो μ1 ही है, सब तो क्या हो गया, सब तो एक ही टाइप का बॉन्ड है, तो μ1 हो गया। तो μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2μ1 और cos थीटा cos 120 क्या हो गया आपको, इंटू -1/2, यही है ना। अब देखो तो 2 तो ख़त्म हो गया, लेकिन माइनस रह गया, तो 2μ स्क्वायर और माइनस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या हुआ देखो, तो म्यू निकला, तो म्यू इक्वल टू म्यू। इसका मतलब कि ये भी तो डायपोल मोमेंट क्या है, अगर μ1 है तो ये भी डायपोल मोमेंट क्या हो गया, μ1 ही है। देखो ना, अगर मान लो इसको μ1 लेते हैं हम, ठीक है, आप कुछ भी लो तो म्यू भी कितना आया, μ1 ही आया, और ये वाला डायपोल मोमेंट भी क्या था, μ1 ही था। तो μ1 और μ1 क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप लोग हर कोई इस बात को पढ़ रखे होंगे, ठीक है, इसमें से कोई शक या चिंता वाली बात नहीं है, ये आप लोग 11-12 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इसलिए इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, चलो देखो, हाँ आपको कभी कभी कॉस वाला वैल्यू कन्वर्ट करने आ जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर मान लो आपके पास कॉस कन्वर्ट आ गया, मान लो 120 आ गया, तो 120 को याद रखना है कि इसको माइनस लगाना, कॉस लगाना, और 180 माइनस थीटा कर देना। ठीक है, अगर थीटा भी बड़ा हो तो। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पर भाई आसान हो गई चीज़ें हमारे लिए। इसमें क्या हो गया डायपोल मोमेंट का, देखो इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये इसको एक दूसरे को क्या कर देगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल करेगा, ये देखिए एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। आप बोलोगे ठीक है सर, चलो ये बात भी मान गया आपकी। सर ये इस पे आ जाओ सर, ये लो, ये मान लो x है सर, ये x है, आप बोलोगे सर इसमें डायपोल मोमेंट, इसमें इन दोनों में किसमें 0 होगा, मैं बोलूँगा किसी में नहीं, इनमें से डायपोल मोमेंट किसी में 0 नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसका चेयर फॉर्म बनाओगे तो अगर मान लो ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, डायपोल मोमेंट 0 होने का सवाल ही नहीं उठता है। आप बोलो इसमें तो पक्का हो जाएगा, बोले नहीं इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये है तो ये यहाँ पर है, लेकिन सेम प्लेन पे थोड़ी है, वो किसी और डायरेक्शन में, ये किसी और डायरेक्शन में है, और भी तो एक बॉन्ड है, तो ये दूसरे को कैंसिल, देखो ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से अलग प्लेन में है, देखो उस प्लेन में उस प्लेन में है, देखो मेरे हाथों मूवमेंट को देखो ना, हाथ मूवमेंट को देखो, अलग अलग प्लेन पे, जब अलग अलग प्लेन पे तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करेगा, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका भी डायपोल मोमेंट जो होगा वो 0 आपको नहीं होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि आपके पास SO2 है, ये सब में तो आपको पता है कि डायपोल मोमेंट 0 होने का सवाल उठता ही नहीं है, लेकिन SO3 है, बचपन से आपने पढ़ रखा है कि डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एक्सेप्शनल बातें करते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक्सेप्शनल बातें करने से पहले हमने ये चीज़ तो एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया कि जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था, गौर से देखिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था आपको भी, कि μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कॉस थीटा के डायरेक्ट इनवर्ट, ये है डायरेक्टली है, या सिंपल कॉस थीटा के डायरेक्टली है, कॉस थीटा बड़ा होगा म्यू भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि कॉस, ये समझ रुक जाइए, आपको पता है कि कॉस थीटा आपको नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर से नीचे जाता है, जैसे पहले ही कॉस 0 का वैल्यू ही 1 हो जाता है, उसके बाद घटता जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि म्यू इन्वर्सली टू अंडर रूट थीटा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कॉस 0 होगा सबसे छोटा वैल्यू, थीटा का कॉस थीटा 1, कॉस आपको क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। इसका मतलब ये कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही चीज़ ये दोनों आपस में क्या हो गया, इन्वर्सली है। अच्छा, म्यू आपको और किस पे डायरेक्टली है भाई, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना होगा, डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। सोच के देखो कि जितना ज़्यादा आपको बॉन्ड का जो होगा डिफरेंस होगा तो कितना जो उसी से क्या होगा आपको, ये जितना एंगल का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, क्या होगा, इसीलिए आपको डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्यू, अरे डी बोले तो एल, डी बोलो एल बोलो एक ही बात है। तो ये जो डायपोल मोमेंट है वो इतने चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड करता है।
तो बच्चे लोग चलिए अब हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आज तक कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं लिखता जाऊंगा, आपको बस बताते जाना है कि हाँ भाई इसका डायपोल जीरो है या नहीं। NF3 डायपोल जीरो या नहीं, हाँ या ना, आपको बताना है। मैं क्या लिखूं, अगर जीरो लिखता है तो कट करूं या ना कट करूं। Ni3 कट करूं या ना करूं। PCl3 कट करूं या ना करूं, ठीक है। उसके बाद SF4 कट करूं या ना करूं। PCl5 कट करूं या ना करूं। BF3 कट करूं या ना कट करूं। देखो भाई NF3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, NF3 में एक लोन पेयर ऊपर की तरफ है और ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचा, लोन पेयर अपनी तरफ खींचा, ठीक है। देखो लेकिन डायपोल जीरो नहीं हुआ, यहाँ भी नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी SF4 कैसा होता है, SF4 ऐसे है और एक आप ऐसे समझ सकते हो F F F F। तो भाई ये दोनों एक प्लेन में है ना, आपको पता है ना, ये वाला क्या बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर, ये दोनों एक प्लेन में है और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये तो एक दूसरे कैंसिल कर दिया है। लेकिन लोन पेयर से इसका कंपेयर थोड़ी किया जाता है। हाँ ठीक है, कैंसिल करेगा, कम आएगा, समझो बात को। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है, ये दोनों फ्लोरीन एक तरफ खींच रहा है और ये लोन पेयर इधर खींच रहा है। ये तो ये दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन ये इसको थोड़ी कैंसिल कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल थोड़ी है। इसलिए इसका भी डायपोल मोमेंट कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलो PCl5, भाई साहब PCl5 कैसा है, देखो इसमें दो एग्जांपल हैं आपके पास, एक तो इक्वेटोरियल पे है क्लोरीन और एक एक्सियल पे क्लोरीन है। तो आपको पता है इक्वेटोरियल वाले कितना 120 पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया 120 वाला कैंसिल करता है और ये आमने सामने, तो ये भी एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, काम खत्म है। तो PCl5 के लिए डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। BF3, अभी BF3 AlCl3 की टाइप का एग्जाम्पल है, BF3 ऐसे, अगर BF3 ऐसे तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। KMnO4 पूछा था, ठीक है। KMnO4 का डायपोल मोमेंट क्या होगा, भाई पोटेशियम प्लस है, MnO4 माइनस है, टेट्राहेड्रल एग्जांपल है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, चारों एक दूसरे को खत्म कर देगा। देखो MnO एक दोनों मिलके एक हो जाएगा, एक दोनों मिलके एक हो जाएगा, काम खत्म है। MnO4 माइनस है, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि डायपोल मोमेंट जो होता है क्या होता है, आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसके होता है ना cos थीटा डायरेक्टली, लेकिन थीटा की इन्वर्सली। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका क्या होगा, उसका बिल्कुल जीरो हो जाएगा डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये सब बचपन में आप पढ़ते आ गए, इसलिए कुछ पढ़ाने बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है CSI के, इसमें पूछा हुआ है 2 मार्क्स वाले में। ऐसे तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग देखते ही बता दोगे, इसमें एंगल मत देखिए, डायपोल मोमेंट बताइए किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जल्दी, इसका या इसका, ये A ये B, किसका A या B किसका ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट, बताइए। अब बोलोगे सर देखो, समझो बात को, मैं समझता हूँ, देखो ये यहाँ, तो ये भी इधर, वेरी गुड, जो ऐड हो गया, जबकि सर ये इधर और ये इधर, देखो कैंसिल हो गया सर, मतलब कैंसिल क्या, ढंग से ऐड नहीं हुआ, जबकि ये लीनियरली ऐड हुआ। आपको पता ना वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऐड होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। H2Cl2 पूछा हुआ है CSIR में, सब मार के आ गया, डायपोल मोमेंट जीरो, सबने डायपोल मोमेंट जीरो मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन के कारण घूमता रहता है स्ट्रक्चर, नहीं होगा जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं होगा। चलिए H2O2, भाई साहब इसमें भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कंफर्मेशन हो रहा है ना, थोड़ी देर के लिए भले वो आमने सामने आता है एक प्लेन पे, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो क्या होता है, एक दूसरे से दूरी। तो आपको याद है ये बुक कैसा शेप होता है, इसका बुक शेप होता है, कैसा शेप होता है इसका, H2O2 हो गया, H2Cl2 हो गया, इसका शेप कैसा, उसका शेप होता है बुक शेप, कैसा होता है बुक शेप, गौर से देखो, O एक आगे की तरफ हो जाएगा H, और एक थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएगा, डायरेक्टली आगे पीछे नहीं होगा, एक थोड़ा सा इधर होगा, कैसे होगा, ऐसे
ठीक है। H2O2 ऐसे होता है, कभी आप मुड़ के देखना, O O एक एच इस साइड में एक एच इस साइड में, इतना ही होता है। H2O2 एकदम उल्टा नहीं होता बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। तो ये इसमें अगर ऐसा है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। उसी तरह H2Cl2 है, वो भी बुक से स्ट्रक्चर में है, इधर उसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, अब एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल देख लीजिए। इसमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, क्या जीरो होगा? नहीं, एक जिस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लेगा, प्लस माइनस जिधर होगा। हाँ, इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका नहीं होगा। ओके, और देखिए एग्जाम्पल में कुछ रखा नहीं है, बस वही सब एग्जाम्पल है जो आप कर चुके हैं। एक बार पूछ दिया था जैम में, ये वाला क्वेश्चन था, डायपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है जीरो होने का। लेकिन ये पूछ दिया था एक बार, ये पूछा एक पीएचडी एग्जाम में, इसका डायपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं, बिल्कुल जीरो है इसका डायपोल मोमेंट, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट बिल्कुल ही जीरो है। आपको पता है ये वाला एग्जांपल पूछ दिया था एक बार, बी आर एच 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 एच, ठीक है, ये पूछ दिया, बोला इसका डायपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं है। भाई साहब नहीं होगा डायपोल मोमेंट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होगा, लेकिन कंप्लीट जीरो नहीं होगा। सोचो क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन पे नहीं है ना जी दोनों ब्रोमीन, एक ही प्लेन पे थोड़ी। जैसे हमने डाइक्लोरोबेंजीन पढ़ा, हमने क्या देखा, पैरा पोजीशन तो आमने सामने है, ये आमने सामने कहाँ है, एक ब्रोमीन इधर वाले कार्बन पे, दूसरा ब्रोमीन नीचे वाले पीछे की तरफ कार्बन पे है, तो ये आमने सामने नहीं है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, डिट्टो जीरो नहीं हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल ये पूछा हुआ है, पीएचडी वाले एग्जांपल है, पूछा कि बस बताओ भाई इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा डायपोल मोमेंट जीरो, सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं होता है आपको समझ में आ रही है बात, क्योंकि आपने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। देखो CH3F, ये पूछा हुआ है, CH3F, CH2F2, CHF3 और CH3Cl, CH3, CH2Cl2, CHCl3, ये दो एग्जांपल हैं। आपको पूछ रहा है कि भाई बताओ डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर ज़्यादा का होगा। समझो बात को, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसमें तो इधर हो जाएगा देखो, लेकिन इसमें इधर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली होता ये है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो लोन बड़े होने का लोन पे रिपल्सन ज़्यादा हुआ, तो क्या हो गया, फ्लैट होता चला गया, और फ्लैट होता चला गया तो एंगल किसको टच करने लगा, 120 को एंगल टच करने लगा। और आपको पता है अगर जैसे एंगल 120 को टच करने लगेगा तो वो क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नहीं समझ रहे हो बात? CHCl3 को देखो CHCl3 में क्या होता है, CHCl तो ऐसे मान लो, Cl लगभग क्या हो जाते हैं, बेंड होके इस टाइप के हो जाते हैं, मतलब कैसे हो जाते हैं, 120 लगभग 120 का एंगल अचीव कर लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि एक दूसरे को क्या कर देते हैं, लगभग कैंसिल कर देते हैं। जबकि CHF3 में ऐसा नहीं है, CHF3 में लोन का रिपल्सन नहीं होता, सारे फ्लोरीन मिल के जोड़ लगा के हैया करते हैं और सारे डायपोल मोमेंट को एक तरफ खींच के लेके चले जाते हैं। अब अकेला फ्लोरीन तो उतना खींच नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ तीनों क्लोरीन क्या किया, लगभग फ्लैट हो गया, और फ्लैट होने के कारण उसके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। जब एंगल 120 हो गया तो वो दूर हो गए एक दूसरे से, ऐसे हो गए, तो 120 एंगल पे क्या हो जाएगा, उसका जो डायपोल मोमेंट है वो उतना खास आएगा नहीं। उस केस में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो गया, इसी का आएगा। भाई खूब पूछता है ये, एकदम पका, ये आपको पागल कर देगा ये क्वेश्चन। आप बोलोगे सर Cl वाले में उल्टा है, F वाले में उल्टा है, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। F वाले में ज़्यादा होने पे डायपोल मोमेंट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि उसके रिपल्सन के कारण वो फ्लैट नहीं हुआ है, वो अपने प्रॉपर टेट्राहेड्रल शेप में ही है। लेकिन CHCl3 जो है उसका शेप क्या हो गया, वो टेट्राहेड्रल को छोड़ के वो आपको ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का शेप में आ गया वो, ठीक है। जिसके चक्कर में क्या हो गया, उसका डायपोल, उसका जो बॉन्ड एंगल था 120 की लमसम आ गया, लमसम समझते हैं ना, 10:2, जिसके कारण उसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, आपको ऑलमोस्ट जीरो हो गया एक दूसरे के कटने के कारण। तो डियर स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट का छोटा सा लेक्चर था आपने किया। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा पोलराइजेशन।
यही सारा खेल बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं आपका एमओटी करवा चुका हूँ, वेस्पर थ्योरी करवा चुका हूँ, वीवीटी में कुछ है, ये सारा वीवीटी ही तो चल रहा था अभी तक, ये सब जितना चल रहा था सब वीवीटी ही था। एमओटी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दिया है, बैक बॉन्डिंग बचा है, एक बैक बॉन्डिंग और एक पोलराइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा और ये टोटल टॉपिक आपका साफ हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग खत्म करने के बाद हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant.